हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप और मैंने सोचा कॉम्बोज का ज़माना चल रहा है। कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, बर्गर्स विद फ्रेंच फ्राइज। मिले क्या आपको बर्गर्स? बताना कमेंट में। मैं बिस्किट का ट्राई मार रहा हूँ, बर्गर नहीं मिला। लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, यूलिप प्लस एंडोमेंट। ये नहीं सुना होगा आपने, ये मेरा अपना ओरिजिनल कॉम्बो है सर। यूलिप और एंडोमेंट के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो देखना चाहिए आपको। और जो लोग देख कर वहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने क्या किया, कॉमन क्वेश्चंस को उठाया और एक कॉम्बो Q&A बना दिया, क्योंकि कॉम्बोस का जमाना चल रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक कंप्लेन है यार आपसे। कुछ लोगों ने यूलिप और एंडोमेंट वाले वीडियो पे लिखा, सर प्लीज मेक वन वीडियो ऑन बेस्ट टर्म इंश्योरेंस। तो उसमें दो गलतियां हैं। पहली बात तो आपने मुझे सर बोल दिया, मैं अभी बस 25 साल का हूं यार, और सिर्फ 7 जनवरी तक अपने आप को 25 बोल सकता हूं मैं। और दूसरा ये कि टर्म इंश्योरेंस पर 2 वीडियोस, एक नहीं 2 वीडियोस बनाए मैंने, बट आपने चैनल वीडियोस पर जाके यार जरा सी भी नजर नहीं मारी। ये गलत बात है। चलो कोई नहीं, उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट चांसेस आर जब भी आप कोई नया वीडियो की रिक्वेस्ट करते हो, 99% ऑफ द टाइम मैं ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका होता हूं। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं बनाया, चिल बना देंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉम्बो Q&A, अगर आप लोग आलसी हो, पूरा वीडियो नहीं देखा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है उसकी टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, आप सीधा उसके आंसर पर पहुंच जाओगे। बट अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पुनीत नायर। ये पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट समवन हु इज अनेबल टू गेट अ टर्म प्लान, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इफ नॉट यूलिप। एजेंट नहीं हूं भाई, जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन। ये किसी और ने भी पूछा था कि मैं 10th पास हूं और ITI कर रखा है और 15,000 मेरी सैलरी है, बट कंपनी टर्म प्लान दे ही नहीं रही है, विच इज सैड। तो कंपनीज की ये बड़ी absurd कंडीशन है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और 15,000 से ज़्यादा की इनकम होनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको टर्म पॉलिसी देती है। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो यूलिप या एंडोमेंट ही देखना पड़ेगा। बट अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे ललचा कर कोई भी पॉलिसी नहीं लेता। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती कि इसमें लाइफ कवर कितना मिल रहा है। मेरी इनकम का 10 गुना मेरा टारगेट है, सिर्फ टारगेट है। ऐसे प्लान्स में इनकम का 10 गुना तो मिलेगा ही नहीं, एनुअल इनकम का। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे, एनुअल इनकम नॉट मंथली इनकम। तो आपको ये देखना है कि एक साल में आप कितना कमा रहे हो, उसका कितने गुना मैक्सिमम आपको कोई पॉलिसी दे रही है। ढूंढते ढूंढाते जो भी पॉलिसी आपको सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रही है, वो पॉलिसी मैं ले लेता। और उस पॉलिसी का जो भी इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है, भले ही यूलिप है या एंडोमेंट है, उसके जो भी रिटर्न्स आने वाले हैं फ्यूचर में, वो मैं एक्स्ट्रा समझता। मैं ये नहीं समझता कभी भी कि यही मेरा एकमात्र इन्वेस्टमेंट है और मेरी लाइफ सॉर्टेड है। मैं अलग से इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रहा होता, क्योंकि उस पॉलिसी के रिटर्न्स मेरे लिए इनफ नहीं है। ऑल्सो आप ऑनलाइन लेने का ट्राई कर सकते हो सकता है उसमें और सस्ती पड़ जाए। हो सकता है क्या, ऑनलाइन में सस्ती ही पड़ेगी आपको। और बाकी लोग जिनके पास कोई भी पॉलिसी है, उसकी डिटेल्स अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी, जो लोग मजबूरी में ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपनी डिटेल्स लिखो और स्पेशली ये लिखो कि प्रीमियम कितना दे रहे हो, उसके बदले आपको लाइफ कवर कितना मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, इफ वी डोंट टेक पॉलिसी देन हाउ कैन वी सेव टैक्स अंडर सेक्शन 80C। You are not a good question and your question hurt me. हाउ टू सेव टैक्स पे हमने मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं, बट शॉर्ट में बोलूँ तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में PPF आता है, जो कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। NPS आता है, सुकन्या समृद्धि योजना आता है, और क्या आता है, ELSS म्यूचुअल फंड्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप टैक्स सेव कर सकते हो। यू डो नॉट नीड प्लान्स लाइक यूलिप एंड एंडोमेंट, ट्रस्ट मी। और रही बात टैक्स फ्री रिटर्न्स की, तो एंडोमेंट वाले वीडियो में मैं इसका आंसर दे चुका हूँ और यूलिप वाले वीडियो में भी मैं उसका आंसर उधर ही दे चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन यूलिप स्पेसिफिक हैं, जिनको मैंने क्लब कर दिया है। कुछ लोग लिखते हैं, यूलिप इज गिविंग मी 12% रिटर्न, डोंट फूल पीपल। ओके। कुछ लोगों ने लिखा, मेनी यूलिप्स हैव बीटन म्यूचुअल फंड विद टैक्स सेविंग पर्क्स, डोंट फूल पीपल। ओके। अब अगर आप ओपन माइंड से सुनोगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी, वरना तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको ये थोड़ी कहा था कि यूलिप का रिटर्न ज़्यादा आ नहीं सकता। मैंने आपको ये कहा था कि होगा कोई ऐसा यूलिप भी जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। इनफैक्ट काफ़ी सारे यूलिप्स हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड भी बहुत पैथेटिक रिटर्न दे रहे हैं। वी ऑल नो दैट। और यूलिप और म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम है। म्यूचुअल फंड भी पैसा लेता है, अलग अलग स्टॉक्स में या अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। सेम काम यूलिप फंड भी करता है। मुझे यूलिप के रिटर्न से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक फैक्ट से है। 99.99% जो लोग यूलिप लेते हैं या एंडोमेंट लेते हैं, वो कभी भी अलग से जाकर टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे अपने लाइफ इंश्योरेंस नीड को पूरा करने के लिए। मुझे आप एक बात बताओ, कितने लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं इस फैक्ट को कि वो कभी मर नहीं सकते? आप ये बताओ कि कल टपक गए तो फैमिली को कितना पैसा देके जाना चाहते हो?
और इसका आंसर मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी जो टोटल एनुअल इनकम है उसका मिनिमम 10 गुना पैसा आपकी फैमिली को मिलना चाहिए। पर यूलिप और एंडोमेंट में आपको इतना लाइफ इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है सर। तो 99.99 कस्टमर्स जो यूलिप लेते हैं, एंडोमेंट लेते हैं, वो कभी भी अलग से जाकर टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। वो कभी भी ये फैक्ट रियलाइज नहीं करते हैं कि उनके पास इनफ लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। वो सारे के सारे लोग ही यूलिप और एंडोमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये भी अज्यूम करते हैं कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट करना था कर दिया, मुझे और कहीं कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एंडोमेंट में उनको 5-6% का रिटर्न मिल रहा है और यूलिप अगर अच्छा कर रहा है तो बहुत बढ़िया, बट यूलिप भी म्यूचुअल फंड की तरह कभी ना कभी डूब सकता है या बुरा परफॉर्म कर सकता है। तो उन्होंने तो इतने साल यही सोच के पैसा डाला कि हम तो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई बंदा है जिसने टर्म इंश्योरेंस तो ले रखा है बट अब वो यूलिप में इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, वो भी मुझे स्टूपिड लगता है। क्यों? क्योंकि जब आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है तो आप अब यूलिप में अपने लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट के टुवर्ड्स चार्जेस कटवा के पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, जब आपको म्यूचुअल फंड में प्योर इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है। और यूलिप और म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है। तो जहां आपको कम चार्जेस के ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, आप वो छोड़ के यूलिप में जाना चाहते हो। एक और पॉइंट सुनो, यूलिप का मतलब कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब मैं हर साल कंपनी को प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर मेरा प्रीमियम 1 लाख रुपए है, हर साल में 1 लाख रुपए दूंगा और देता चला जाऊंगा, कभी रोकूंगा नहीं। और कंपनी बोलती है कि अगर आपने ये प्रीमियम रोक दिया तो हम आपकी पॉलिसी कर देंगे कैंसिल। वेयर एज म्यूचुअल फंड का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे पास 2000 रुपए, मैं 2000 इन्वेस्ट करूंगा, मेरी इनकम बढ़ गई मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, मेरी इनकम और बढ़ गई मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और कोरोना के कारण मेरी जॉब चली गई तो मैं सेफली अपनी 1 लाख रुपए की SIP को रोक सकता हूं कुछ महीनों के लिए। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, म्यूचुअल फंड कभी कॉल करके परेशान नहीं करेगा कि आपने अपना पैसा क्यों नहीं भरा, अब हम आपके रिटर्न खा जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। सेम चीज एंडोमेंट में भी होती है। आप 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम देते रहते हो एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू पे दैट प्रीमियम ऑन टाइम, नहीं तो पॉलिसी गई भाड़ में। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन प्लान्स से। इनको बस प्लान बेचना है बट ये साथ में बहुत सारी कंडीशंस अटैच कर देते हैं ताकि आप उसमें फंस के रह जाओ। और इन्वेस्टमेंट कभी भी ऐसे नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि भैया आपका गोल क्या है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने साल का लॉक इन आप झेल सकते हो, कौन से प्रोफेशन में हो, इस पर डिपेंड करेगा। फ्रीलांसिंग करते हो जैसे मैं करता था पहले, तो हो सकता है ना काफी महीनों तक मैं पैसे कमाऊं ही ना, बट मैंने कोई ऐसी पॉलिसी लेकर रख ली तो प्रीमियम देना तो मैं अपनी मर्जी से रोक नहीं सकता। और इन्वेस्टमेंट करना रिस्क कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई यंग इंसान है वो ज्यादा रिस्क ले सकता है और जबरदस्ती उसको ये बोल बोल कर डराया जाता है कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा उड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वहां तो मत जाना तुम। तो इसका असर क्या होता है कि जितना भी पैसा उसका होता है उससे वो प्रीमियम की फॉर्म में ले लिया जाता है। तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम दे रहा है, उसके पास फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है कहीं और इन्वेस्ट करने का। उससे बेटर तो ये हो सकता था ना कि उसी 1 लाख रुपए को तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा उसका PPF वगैरह करा लो तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना है। जब जितना पैसा आए उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा म्यूचुअल फंड में डलवा लो उसका, ताकि उसके थोड़े ज्यादा रिटर्न आ पाए, और थोड़ा बहुत उसके रिस्क के हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी जा सकता था। बट नहीं, हम तो उसको डरा देंगे और उसको अंधा कर देंगे, उसको PF की तरफ देखने भी नहीं देंगे और सारा पैसा हम तो प्रीमियम में खा जाएंगे। एक मिडिल क्लास बंदा जो साल में 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए मुश्किल से निकाल पा रहा है, वो सारा का सारा वो बस एक ही पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ गोल, रिगार्डलेस ऑफ लॉक इन, रिगार्डलेस ऑफ रिजिडिटी। और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके पास अब कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं बच रहा है हाथ में। तो देखो, साफ बात है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है ना, उसको इन्वेस्टमेंट पे जज करना प्लीज छोड़ दो। उसको लाइफ इंश्योरेंस पे जज करो, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, मैं कल मर गया तो कितना पैसा मेरी फैमिली को देकर जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ये एडमिट करना कि कल शायद हम मर सकते हैं। बट आप एडमिट नहीं करोगे तो दुनिया का लॉ नहीं बदल जाएगा। तो जितना जल्दी आप ये बात रियलाइज कर लोगे कि 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख के लाइफ इंश्योरेंस से आपका कुछ नहीं होने वाला है, उतना जल्दी शायद आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाएगा और आप अपने पैसे बचा सकते हो। कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। 1-1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको 10-12 हज़ार के प्रीमियम में मिल जाता है। इससे बढ़िया क्या है? इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, नेवर मिक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट, कुछ लोगों ने लिखा मोर्टेलिटी चार्ज तो 5 साल के बाद वापस दे देती है कंपनी, या फिर मोर्टेलिटी चार्ज कटना बंद हो जाता है अगर आपका टोटल प्रीमियम पेड आपके सम अशोर्ड से ज्यादा हो जाए तो। सर,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एक चैप्टर है, ज़रूर पढ़ना चाहिए हर इंसान को। शायद इस पे एक और वीडियो मैं बना दूं, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो 1000 रुपये की वैल्यू आज है वो 1000 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद नहीं है। तो अगर आपका 1000 रुपये का मोर्टेलिटी चार्ज आज कट गया है और आप ये जानकर खुश हो रहे हो कि ओहो छठे साल में वापस भी तो आ रहा है, तो छठे साल में वो 1000 रुपये रहेगा नहीं ना। मैंने जब यूलिप वाले वीडियो में मोर्टेलिटी चार्ज को क्रिटिसाइज किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि चार्ज पे करना पड़ रहा है, वो इसलिए किया था कि ये चार्ज अगर पे नहीं करना पड़ता और इन्वेस्ट हो जाता तो वो शायद मुझे ज़्यादा पैसा बना के देता। बट अब ये चार्ज अगर छठे साल में वापस आ भी रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप 5-5 साल 10-10 साल की कंपाउंडिंग का मैजिक यूज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, किसी और कंपनी को दे रहे हो कि तुम लो मेरा पैसा, उस पर 5-5 साल पैसा कमाओ और बाद में मुझे सेम टू सेम पैसा वापस कर देना बिना कमाए। ऑल्सो अगर चार्जेस की बात हो ही रही है तो जरा वापस जाओ एंडोमेंट और यूलिप वाले वीडियो पे, कमेंट स्क्रॉल करो। जितने लोगों ने ये लिखा ना कि यार मेरे को तो ये पॉलिसी बढ़िया लग रही है, उनसे 10 गुना ज़्यादा लोगों ने अपनी आप बीती शेयर करी है। उन्होंने बोला मैंने मेरी पॉलिसी चेक करी, सरेंडर वैल्यू तो मेरे टोटल प्रीमियम पेड से बहुत कम दिखा रहा है, आधा पैसा तो उसी में कट रहा है। जैसे मैंने आपको मेरे पापा की पॉलिसी भी बताई थी। 99% जिन लोगों ने अपने IRR कैलकुलेट करे, 5% बता रहे हैं, कमेंट्स में आपको दिख सकता है। लोगों के यूलिप के फंड की वैल्यू नेगेटिव में पड़ी है। कैसे पड़ी है नेगेटिव में? क्योंकि फर्स्ट प्रीमियम में बहुत ज्यादा कमीशन कटता है और उस कमीशन के कटने के बाद आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। और इसीलिए मैं ऐसे प्लान्स और ऐसे एजेंट्स के हमेशा अगेंस्ट रहूंगा जो आपको झूठ बोलते हैं और मैनिपुलेट करके आपसे बस चेक पे साइन करवा के ले जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रूममेट, बिना नाम लिए बताऊंगा, वो बैंक में ही काम करती है और वो इंश्योरेंस बेचती है। उसको टारगेट दिए जाते हैं और जो बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोली थी कि इंश्योरेंस एजेंट और बैंक के एम्प्लॉइज अगर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनको बुरा फील करवाया जाता है, उनको डांटा जाता है कि तुम क्यों सेल नहीं कर रहे हो। वो बात मुझे उसी ने बताई थी। और एक और शॉकिंग ट्रुथ उसने मुझे बताया कि यूलिप बेचते समय या एंडोमेंट बेचते समय एजेंट्स और बैंक के एम्प्लॉइज दोनों ही आपको एक बात बोलेंगे कि सर आप फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो एनुअल दे दो, मतलब 50,000 या 1 लाख पूरा दे दो, अगले साल से हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जैसा आपको करवाना है वो हम करवा देंगे आपका। तो उसको लगता है ठीक है यार, 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए एक ही बार देने हैं, अगले साल से उसको मंथली देना है तो बर्डन थोड़ा सा कम आएगा। और जब पॉलिसी की डिटेल्स भरी जा रही होती हैं तो वो मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे टिक करता ही नहीं है, वो सीधा एनुअली पे टिक करता है विद द ऑप्शन ऑफ ऑटो डेबिट। अगर मान लो मैंने मंथली कर दिया तो क्या आपको लगता है कि एक साल में हर महीने उस बंदे को फोन करके कहोगे सर आपकी 5,000 किस्त आप मुझे दे दो, सर आपकी 6,000 किस्त आप मुझे दे दो? फिर वही हो गया ना जैसे अगर मैं किसी से किस्त लेने जा रही हूँ। अब सेकंड ईयर आते ही कस्टमर के फोन पे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से सीधे 1 लाख रुपए कट चुके हैं। वो जाता है उससे बाद में कंप्लेन करने के लिए, बट उसको ये बताया जाता है कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये तो एनुअल है, हमने कभी कहा ही नहीं आपको ये मंथली है। और एजेंट और बैंक के एम्प्लॉइज चेंज होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप अगले साल भी जाओगे तो आपको सेम बंदा बैठा हुआ मिलेगा। यूलिप इज द बेस्ट पॉलिसी। ओहो, म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देते सालों तक और लोग पेशेंस खो के लॉस में विड्रॉ कर लेते हैं, ये बात तो वैसे सच है। और यूलिप में आजकल मैक्सिमम चार्जेस वैसे भी 5% है। इसका आंसर आई थिंक मैंने इसी वीडियो में दे दिया है। बट जहां तक बात है कि लोग इम्पेशेंट होके अपने लॉस वाले म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं, वो तो सर पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा आपको। आपने कोरोना में देखा, मार्च में मार्केट 40% गिरा और आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सोच लेना कि मार्केट गिरा है तो हमेशा के लिए गिरा रहेगा और हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया, ये सबसे वर्स्ट मेंटालिटी है। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेशेंस तो आप में होना ही चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जितना आप सीखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में उतना कम है। और जहां तक बात है कि यूलिप इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने आपको बता दिया, यूलिप मीन्स कमिटमेंट। आप हर साल उतना का उतना प्रीमियम दोगे, चाहे आप कमा रहे हो चाहे आप नहीं कमा रहे हो, विच आई डोंट लाइक, क्योंकि यूलिप और एंडोमेंट के प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। टर्म इंश्योरेंस का 1500 रुपए पर मंथ मैं कभी भी पे कर सकता हूं, मुझे चुभेगा नहीं। बट यूलिप एंडोमेंट में 50,000 पर ईयर, 1 लाख पर ईयर के प्रीमियम्स होते हैं, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगला कमेंट, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, यूलिप अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो लाइफ इंश्योरेंस होता ही नहीं है। क्या बोलूं यार मैं, मारो मुझे आप जरूरत से ज्यादा और गलत उम्मीद पालकर बैठे हो। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं, वो क्यों देगा? नहीं देना चाहिए उसको लाइफ इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है कि आपका पैसा लेगा, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा, आपको कमा कर देगा। टर्म इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अगर कल को मर जाते हैं तो आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को इतनी बड़ी रकम देगा कि उनको पैसों की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस अलग कर लो, इन्वेस्टमेंट अलग कर लो। तो ये जो कॉम्बो प्लान आपको बेचे जाते हैं ना कि सर आप प्रीमियम भरते भरते अगर मान लो आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना मिलेगा, और आपकी डेथ नहीं होती है सर तो भी आपको इतना मिलेगा, आप ये सोचना भूल जाते हो कि आप पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है वो कॉम्बो बेचकर।
आपको अगर एक ही प्रोडक्ट में 2 फायदे दिए जा रहे हैं तो आपको उसका पैसा भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अपनी जेब से। टर्म इंश्योरेंस 10-12 हज़ार में मिल जाएगा, यूलिप 50-50 हज़ार 1-1 लाख के होते हैं। एंडोमेंट में भी सेम हाल है। तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, म्यूचुअल फंड से लाइफ इंश्योरेंस की उम्मीद करना छोड़ दो, लाइफ इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करना छोड़ दो। जीवन थोड़ा सा सुखी हो जाएगा, पैसे थोड़े से ज़्यादा सेव कर लोगे, ज़्यादा सेव कर लोगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर लोगे। और टैक्स ही सेव करना है तो मैंने आपको बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस ऑलरेडी इस वीडियो में बना दिए। और दूसरा लॉजिक ये है सर, अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा जाओगे किसी दिन, लेट से कमा जाओगे, 1% पॉसिबिलिटी तो है, तो उस बड़े हुए प्रॉफिट पर आपको टैक्स देने में क्या पेन आ रहा है भाई? या तो 8-10% टैक्स फ्री कमाते रहो, या अगर कल को 100% रिटर्न आ जाए तो आपको प्रॉफिट भी तो ज़्यादा हुआ है, उस पर थोड़ा बहुत टैक्स दे दोगे तो एनीवे आपका जो बचा हुआ इन हैंड प्रॉफिट है वो भी तो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स बोल के, वो लोग खुद मिसगाइडेड है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोल दिया कि आपको सीखना चाहिए। बिना सीखे कर रहे हो तो किसी प्रोफेशनल को पैसे देके प्लान बनवा लो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। अपने आप से जल्दबाजी करके इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको जागरूकता आई, एटलीस्ट आप मेरी बात पे ये भरोसा कर रहे हो कि चलो म्यूचुअल फंड बढ़िया चीज़ होती है, तो फिर अब इतने साल रुक गए थे तो थोड़े महीने और रुक जाओ, अकाउंट खुलवाओ, रिसर्च करते रहो, और जब आप कंफर्टेबल फील हो, एजुकेटेड फील करो अपने आप को, तब इन्वेस्टमेंट करो। और ये लॉजिक मत देना कि हमारे समझ में नहीं आता या हमारे फील्ड की चीज़ नहीं है तो हम कैसे समझ लें। आपको ये समझना है कि आपकी फैमिली की वेल्थ बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हर रोज आधा पौना घंटा थोड़ा सा वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे मुफ्त का ज्ञान अवेलेबल है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर कोई बात नहीं, आप मत करो। अब थोड़े एंडोमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन लेते हैं। अबे जोचू गोचू होता है बे, तूने कभी किया है इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में या एफडी में? 6% टैक्स फ्री रेगुलर इनकम, फॉर श्योर यू डोंट हैव मनी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। आउच। डेट म्यूचुअल फंड में डिफॉल्ट हो जाते हैं, बैंक कोलैप्स हो जाते हैं तो एफडी भी रिस्की हो गई, टैक्स भी लगता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, जॉब रिस्क भी है, रेगुलर इनकम कहाँ है, सॉल्यूशन क्या है? यार आपने पॉइंट्स तो वैलिड बोल दिए, रिस्क तो हर जगह पे है। तो इस हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी का प्लान आप लेकर बैठे हो, जो आपको गारंटीड इनकम दे रहा है, उसमें भी तो फोर्स मेजॉर होता है। और ये मत बोलना LIC में नहीं होता। मैंने टर्म Q&A में आपको LIC का एक डॉक्यूमेंट दिखाया था एंडोमेंट प्लान का, उसमें फोर्स मेजॉर है। तो आप तो वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहे हो कि यार दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी मेरे को 6% मिलती रहे, तो सैडली नहीं मिलेगी। और डेट म्यूचुअल फंड में बहुत रिस्क है, तो कोई बात नहीं ना यार, 1% आपको एक्स्ट्रा के लालच में डेट म्यूचुअल फंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। PPF में चले जाओ, EPF में चले जाओ, NPS में चले जाओ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ सरेंडर योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बेयर द लॉस, वी कैन गो विद अ पेड अप पॉलिसी ऑप्शन, एटलीस्ट वी गॉट ऑल द मनी विच वी हैव इन्वेस्टेड एट मैच्योरिटी टाइम। अगर किसी को नहीं पता तो पेड अप पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर आप सरेंडर करवा रहे हो, सरेंडर करवाने से बेटर है कि आप प्रीमियम पे करना रोक दो और आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। मतलब आपका अगर 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस था तो वो प्रोपोर्शनेटली शायद 3-4 लाख पे सेटल हो जाएगा। जितना आपने प्रीमियम पे किया उसके हिसाब से वो पॉलिसी छोटी हो जाएगी और उस पॉलिसी के बेनिफिट्स आपके कंटिन्यूड रहेंगे, बट आप प्रीमियम पे करना बंद कर दोगे। तो इस केस में आपको पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं ये बंद करके टर्म इंश्योरेंस लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। तो अगर आप लेने वाले हो या ले चुके हो तो मतलब आपको कोई दूसरा लाइफ इंश्योरेंस तो चाहिए नहीं। फिर आप ये सोचो कि जितना भी नुकसान उठाकर आप अपनी पॉलिसी से पैसा निकाल लोगे, क्या वो बचे कुचे पैसे को किसी बढ़िया जगह इन्वेस्ट करोगे? तो जब तक पॉलिसी मैच्योर होती तब तक क्या आप अपना ये वाला नुकसान रिकवर करके ज्यादा बड़ी वैल्यू बना सकते हो? तो निकाल लो। और अगर आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता या फिर एटलीस्ट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो आप पेड अप करवा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ये देखो, एक और कमेंट किया किसी ने, टर्म इंश्योरेंस की मैच्योरिटी तभी मिलती है ना जब उसकी डेथ हो गई हो, नहीं तो सारा पैसा डूब जाएगा जब वो जिंदा रहेगा। सारा पैसा डूबना चाहिए। अगर आप जिंदा रह गए पूरे टर्म में तो आपको एक चवन्नी भी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपसे 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम वैसे भी चार्ज नहीं किया था, आपसे बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम चार्ज किया था, एनुअल 10-12 हज़ार रुपए, और वो सिर्फ इस कंडीशन पे चार्ज किया था कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को हम बहुत बड़ा कॉर्पस देंगे। आपके माइंड में ये मेंटालिटी प्लांट की गई है कि टर्म इंश्योरेंस बेकार है क्योंकि अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट आप ये नहीं सोचते कि जब आप कार का इंश्योरेंस खरीदते हो, कार का एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या पैसा मिलता है? आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, बीमार नहीं पड़ते तो क्या पैसा मिलता है? इंश्योरेंस कभी भी ऐसे काम ही नहीं करता है। डेफिनेशन पढ़ो, इंश्योरेंस का मीनिंग समझो पहले डिक्शनरी में। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलता है। दिस इज इंश्योरेंस। जो भी प्लान्स में आपको लालच दिया जाता है ना कि अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपको पैसा मिलेगा, वो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट के प्लान होते हैं। एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट आप अलग अलग कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा नरेश नायक ने, सर विद फॉलिंग इंटरेस्ट, यार सर मत बोलो यार प्लीज यार,
With falling interest rate, isn't संचय a good option for retired persons who can't follow mutual funds, FD, etc. ये बात तो सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, बट क्या हमेशा गिरे रहेंगे? ये बात आपको सोचनी चाहिए। और फ्यूचर में मान लो 5-6 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स भरना चालू हो गए, तो आपने तो सर पहले ही संचय में कमिटमेंट करके रख दिया कि मैं आपको 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए हर साल का प्रीमियम भरता रहूंगा, आप बीच में नहीं रोक सकते, और ये पैसा किसी साल पे नहीं कर पाए तो पॉलिसी हो जाएगी कैंसिल, सारे बेनिफिट्स उड़ गए। या फिर कभी विलिंगली ये पॉलिसी कैंसिल करवाने जाओगे तो उतना पैसा मिलेगा ही नहीं जितना इन्वेस्ट करके बैठे थे, क्योंकि यूलिप में 5-5 साल का लॉक इन है। लॉक इन से भी ज्यादा बड़ा रिडिकुलस फैक्ट ये है कि अगर आप यूलिप को दूसरे साल में बंद करते हो तो बंद तो हो जाएगा दूसरे साल में, आपके बेनिफिट्स भी कैंसिल हो जाएंगे, बट आपका जो पैसा है वो पूरे 5 सालों तक वो कंपनी रख के बैठेगी और छठे साल में देगी विद अ रिटर्न ऑफ ओनली 4%। दिस सीम्स लाइक अ स्कैम टू मी, क्योंकि कंपनी मेरा पैसा जब्त करके बैठी है पूरे 5 साल तक, बट अगर मैंने पहले ही कैंसिल करा दिया तो मेरे बेनिफिट्स 5 साल तक एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे, बट पैसा मेरा 5 साल तक उनके पास रहेगा। तो वो जो कस्टमर था वो बोल रहा था कि मेरे को अपनी पॉलिसी जो है सरेंडर करवानी है। तो बोलते सर सरेंडर करवा ही नहीं सकते क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये 5 साल का लॉक इन है, ये मुझे पता था और वो भी वही बोल रहा था। फिर बोलता कि आपके इसी ब्रांच के नंबर ने बोला था मुझे कि सेकेंड ईयर में अपना पैसा निकाल सकता हूँ, उसका मार्केट प्लान था। तो बोलता कि नहीं आप नहीं निकाल सकते। वो कहता मेरा पैसा है, अगर मैंने 1.5 लाख लगाया 1.5 लाख तो दे दो चलो। वो 1.5 लाख भी नहीं मिला उसको, वो उसको बोल रहे थे कि आपको 70 मिलेगा, 75 भी नहीं 70। नो पॉलिसी इज गुड फॉर रिटायर्ड पीपल, नॉट इवन टर्म इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब उन पे कोई डिपेंडेंट नहीं बचा है और उनके बच्चे अब कमाने लायक हो गए हैं, तो अब बच्चों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो माँ बाप को पैसा मिलना चाहिए। अब थिंकिंग थोड़ी उल्टी होनी चाहिए। सेकेंडली, रिटायर्ड लोगों का पैसा तो किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगना ही नहीं चाहिए जहाँ पे लॉक इन हो। पीपीएफ में भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि 15 साल के फिर बाद मिलेगा। ना ही किसी ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे रिस्क हो। तो मैं आपको डायरेक्टली एडवाइस तो नहीं कर सकता कि आपको करना क्या चाहिए ऐसे पैसे का, बट मैं आपको एक बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी बता सकता हूं जो मोस्ट रिटायर्ड पीपल यूज करते हैं। वो अपने पैसे को एफडी में रख देते हैं फॉर एग्जांपल, और एफडी में जो भी इंटरेस्ट आता है वो उसको कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऊपर की कमाई है और कैपिटल उनका हमेशा प्रोटेक्टेड हो गया। कुछ लोग होते हैं जो एफडी से ज्यादा कंफर्टेबल किसी डेट फंड में होते हैं, तो वो डेट फंड में जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी ऊपर का पैसा आ रहा है, वो उसको म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले में या फिर स्टॉक्स में लगा देते हैं। मिस्टर रेड्डी ने एक क्वेश्चन लिखा कि यूलिप में फंड स्विचिंग फी नहीं है और सरेंडर चार्जेस भी लॉक इन पीरियड के बाद लगते नहीं है। मोर्टेलिटी चार्ज का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो वो नहीं बताऊंगा। फंड स्विचिंग फी हटा दी गई है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यूलिप वाले वीडियो में। और ठीक है, मान लेते हैं सरेंडर चार्जेस भी नहीं है लॉक इन पीरियड के बाद, बट आंसर में दिस क्वेश्चन, मैं अपने पुराने वाले पॉइंट को ही रिविजिट करूंगा। यूलिप वाला बंदा मोस्ट लाइकली टर्म इंश्योरेंस नहीं लेगा क्योंकि उसको लगता है कि उसने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है। और एक और फन फैक्ट जो शायद आप भूल रहे हो, यूलिप के फंड आप स्विच कर सकते हो, बट व्हाट इफ मुझे एचडीएफसी का एक भी फंड पसंद नहीं आ रहा, सारे के सारे फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और मैं अब चेंज करना चाहता हूं, तो जब मैं अपना पूरा यूलिप बंद करके किसी दूसरी कंपनी का यूलिप लूंगा तो महंगा नहीं मिलेगा, उम्र नहीं बढ़ जाएगी मेरी। या फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद कि टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए था यार, तो अब मेरी उम्र नहीं बढ़ जाएगी, अब मैं टर्म इंश्योरेंस को महंगे में नहीं खरीद रहा हूं। तो फंड स्विच करने का ऑप्शन अवेलेबल है, इट्स अ गुड थिंग, बट अगर वो सारे के सारे फंड्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो तो देन इट बिकम्स अटर स्टुपिडिटी। तो इन महाशय को जब मैंने रिप्लाई दे दिया था कमेंट में ही, तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया फिर से, यू टॉक माई प्रोडक्ट बैड, आई विल टॉक बैड अबाउट योर्स। तो ये तो सर आपका ईगो हर्ट हो गया, आपने कोई ढंग का आर्गुमेंट रखा नहीं और जब मैंने काउंटर मार दिया तो आप ये कह रहे हो कि बस आप तो बदला निकाल रहे हो। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि तुम कह रहे हो म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तुम मुझे सक्सेस रेट दिखाओ किसके आ गए हैं। वैसे बहुतों के आ गए हैं, बहुतों के आ गए हैं, बट आई डोंट नीड टू प्रूव इट टू यू। और दूसरी बात, अगर आपको यूलिप अच्छा लग रहा है और म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं लग रहा है तो यार ये बहुत ही बेकार लॉजिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर तो दोनों का ही सेम है, काम तो दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट, जीवन आनंद विल गिव यू द रिस्क कवर फॉर होल लाइफ, ऑल्सो यू कैन अवेल लोन फॉर द सेम, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, आई अग्री, do your research properly, I agree, most of these YouTubers are paid by big brokers and they hardly know the reality at ground level. Okay, you don't need a life insurance for your whole life, ये मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस वाले वीडियो में बताया था एंड आई डोंट थिंक मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, और कुछ और डेटा बताया होता तो उसको डिफेंड कर देता, बट सैडली आपने बस एक ही पॉइंट लिखा है कि आपको होल लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है इसलिए आप ये पॉलिसी ले लो, एंड आई डोंट अग्री विद दिस। एंड लोन लेने के लिए पॉलिसी ले लेना अटर स्टुपिडिटी है। और काफी लोगों ने ये बोला कि यार आपने थंबनेल में जीवन उमंग लिख दिया बट जीवन उमंग का आपने कैलकुलेशन नहीं बताया।
तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैंने आपको IRR कैलकुलेट करना क्यों सिखाया? ताकि आप जागरूक जनता बने। मैं चाहता तो आपको सीधा रिटर्न दिखा देता कि यार मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप विश्वास कर लो कि 5% आ रहा है। मैंने आपको एक्सेल में फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करना इसलिए सिखाया ताकि आपको कोई भी पॉलिसी मिले तो आप उसका रिटर्न आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर होमवर्क। जीवन उमंग का आपको IRR कैलकुलेट करना है। और अगर थोड़े से आलसी हो तो देयर इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर कॉल्ड आई स्पीक अबाउट मनी। उन्होंने जीवन उमंग पे पूरा रिव्यू डाला है। 5-6% का ही रिटर्न आता है। वैसे तो बहुत ही बेकार पॉलिसी लगती है मुझे। क्यों लगती है? क्योंकि एजेंट्स इसको झूठ बोल के भी बेचते हैं। वो बोलते हैं कि आपको 8% गारंटीड रिटर्न मिलता है, बट सर वो 8% गारंटीड रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट पर नहीं है, आपके सम अश्योर्ड पर है। आपके पैसों पर तो 5-6% ही रिटर्न मिलता है। तो आपको कंप्लीट रिव्यू देखना है तो उन्होंने काफी अच्छा वीडियो बनाया है एंड मैं उनके हर एक पॉइंट से अग्री करता हूं। तो मैं भी बनाता तो शायद वैसा ही बनाता। तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। नेक्स्ट इज अ कमेंट। क्षितिज बंसल जी ने क्या लाइन मार दी है भाई, इसमें गलत क्या है? एजेंट्स का काम है, वो स्किल लगती है और लोग उनसे पॉलिसी करा रहे हैं, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। बात बिल्कुल हुई सर। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेचने में स्किल लगती है तो क्या कुछ भी बेच दोगे? कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि तुझ में और इंश्योरेंस एजेंट में क्या फर्क है, कमीशन तो वो भी लेता है, कमीशन तू भी ले रहा है और तू उनकी बुराई करके अपना प्रोडक्ट चेप रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात तो नहीं है, इसका क्लैरिफिकेशन भी मैं अपने रेगुलर व्यूअर्स को ऑलरेडी दे चुका हूं, वो लोग अच्छे से जानते हैं, तो आई डोंट नीड टू डिफेंड माई सेल्फ। बट यू आर अ गुड क्वेश्चन। मुझ में और इंश्योरेंस एजेंट में आखिरकार फर्क क्या है, ये मुझे आंसर करने में मजा आएगा। जो भी पॉलिसी आप किसी एजेंट से लेते हो तो एजेंट को उसके अगेंस्ट कमीशन जाता है। वो कमीशन कौन पे करता है? आप लोग अपनी जेब में से पे करते हो। कंपनी अपना प्रॉफिट कम करके एजेंट को कमीशन कभी नहीं पे करेगी। कंपनी उस पॉलिसी का दाम बढ़ा देती है और एक्स्ट्रा दाम आपकी जेब से ही वसूला जाता है ताकि उसमें से एजेंट को कमीशन दिया जाए। सेम काम म्यूचुअल फंड में भी होता है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, रेगुलर म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन इन्वॉल्व होता है और इसी वजह से उसका एक्सपेंस रेशो हाई होता है। वर्सेस जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशो उनके आधे के आसपास होता है। वेयर एज जीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स कमीशन देने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाते। आप मेरे लिंक के जाओ या आप डायरेक्टली जाओ, आपको सेम प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ बिग रीजन व्हाई आई पर्सनली लाइक जीरोधा एंड अपस्टॉक्स, क्योंकि इन कंपनीज ने मार्केट को डिसरप्ट तो किया ही, आपको एक मच बेटर प्रोडक्ट लाके दिया और इन्होंने रेट्स ही गिरा दिए इंडस्ट्री वाइड। अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई ब्रोकरेज ही नहीं पे करना होता। आज से 10 साल पहले ये बात सुनने में ही पागलपंती लगती थी। तो ये कंपनीज कमीशन देने के चक्कर में प्राइस बढ़ा नहीं रही है, उल्टा आपको सर्विसेज डिस्काउंट में दे रही हैं एंड दे आर रेडी टू कट देयर प्रॉफिट्स ताकि वो कमीशन पे कर सके, बट दे आर नॉट रेडी टू इंक्रीज द प्राइस। फ्रैंकली वी नीड मोर कंपनीज लाइक दीज इन इंडिया। हम हमेशा यही तो बोलते हैं कि यार वो बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसको क्या फर्क पड़ता है, हमारे को क्या हो रहा है। बट ये जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, इनके जो फाउंडर्स हैं, ये किसी विजन के साथ एंटर होते हैं और ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं, ना सिर्फ अकेला पैसा कमाने। और आप देख ही सकते हो, जब से जीरोधा और अपस्टॉक्स ने मार्केट को कैप्चर किया है, तब से जो पुराने ब्रोकर्स थे, 15-15, 20-20 साल पुराने ब्रोकर्स, उनकी नींद सडनली जाग गई है। आपको क्या लगता है हमें जीरोधा और अपस्टॉक्स के अलावा और कोई स्पॉन्सरशिप ऑफर नहीं आता? हर एक ब्रोकर ने एक नहीं बहुत बार रिपीटेडली हमें ईमेल किया है, पैसा ऑफर किया है वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से वीडियो की बात कर रहा हूं या फिर कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगा। और मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो भी बताऊंगा। एक वीडियो का स्पॉन्सरशिप मेरा फाइनल हो गया था, कंपनी ने पैसा एडवांस में दे दिया और उन्होंने बस एक कंडीशन रखी कि वीडियो पब्लिश करने से पहले आप हमको प्राइवेटली दिखा देना, ताकि अगर आपने कोई इनकरेक्ट फैक्ट बोल दिया हो तो हम उसको करेक्ट कर सकें। बट असल में हर कंपनी का ये कहने से मतलब ये होता है कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं और अगर तुमने वो नहीं बोला जो हम चाहते हैं तो हम आपको करेक्शन सजेस्ट करेंगे, नहीं तो हम आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो वही हुआ, मैंने वीडियो बनाकर प्राइवेटली उनको शेयर कर दिया एंड विद इन वन आवर मेरे पास लिस्ट ऑफ चेंजेस आ गई। और वो चेंजेस ऐसे थे कि आप ये वाला वर्ड नहीं बोल सकते या फिर आप ये पूरा टॉपिक नहीं बोल सकते, आप हमारी कंपेटिटर कंपनी का नाम भी नहीं ले सकते। तो मैंने पैसे लेने के बाद पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया उस कंपनी को और बड़ा पोलाइटली मैंने डिक्लाइन कर दिया उनका स्पॉन्सरशिप। एंड एक ही रीजन था, और मैंने ये बात उनको फोन पे बोली थी कि लेबर लॉ एडवाइजर अपने लोगों के लिए पहले काम करता है, पैसा नहीं भी आ रहा तो चलेगा। तो मैंने तो पैसा लेने के बाद भी रिफंड कर दिया। बट क्या ये फ्रीडम हर यूट्यूबर के पास है? बिल्कुल नहीं है। मुझे ये पता है कि आप लोगों से, जागरूक जनता से जितना भी पैसा आ रहा है
वो इस चैनल को जिंदा रखने के लिए और ग्रो करने के लिए इनफ है। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन सबकी सैलरी आराम से पे ऑफ हो जाती है, वीडियो बनाने का खर्चा, ऑफिस का रेंट, सब कुछ निकल जाता है। एंड लालच नहीं है, जिसमें भी लालच होता है वो कभी भी पैसा बैंक में आने के बाद उसको रिफंड नहीं करता। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको लेबर लॉ एडवाइजर के वीडियोस से वैल्यू मिलती है, जो कि बाय द वे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, तो उसके टूवर्ड्स आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो और आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मांगा जा रहा है। आप वही काम कर रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए आपको एनीवे करना था। इट्स जस्ट दैट आप हमारे वाले लिंक से कर रहे हो, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आप कुछ सपोर्ट कर रहे हो बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए। और सिर्फ लेबर लॉ एडवाइजर को नहीं, आप जिस भी यूट्यूबर के कंटेंट को पसंद करते हैं उसको प्लीज सपोर्ट कीजिए। काफी यूट्यूबर्स पेट्रियन पे क्राउड फंडिंग लेते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छा तरीका है उनको सपोर्ट करने का। बदले में वो आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हैं। बाय द वे यूट्यूबर्स कैसे कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ये वाला चैनल कितना कमाता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एक और बहुत बड़ा फर्क है इंश्योरेंस एजेंट और लेबर लॉ एडवाइजर में। इंश्योरेंस एजेंट हमेशा आपको कोई स्कीम बेचता है, कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, क्योंकि बैक ऑफ द हेड उसको ये पता है कि ये पॉलिसी बेचने पर उसको क्या मिलेगा, और वो पूरी जान लगा देगा आपको सिर्फ उस पॉलिसी के फायदे गिनाने में। वेयर एज मैं आपको सिर्फ एक मैसेज प्रमोट करता हूं, और वो मैसेज ये है कि आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योर्ड होना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है, कितने डिपेंडेंट्स हैं आप पे, और उस हिसाब से थोड़ा पैसा आपका स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, ताकि कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, हो सकता है कर ही जाए, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेटेड थे और आपके पैसे ने भी बहुत अच्छी वेल्थ बनाई। बट मैं आपको ये कभी नहीं बोलता एजेंट की तरह कि आपको बाकियों में नहीं, सिर्फ इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या सिर्फ आपको बजाज फाइनेंस का ही शेयर खरीदना है, बाकी मत खरीदो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बस इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए रिसर्च, पढ़ाई, वो सब आपको ही करनी है, डिसीजन आपके ही होने चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल बंदे को पैसा देके प्लान बनवा लो। तो मुझे पता है रेगुलर व्यूअर्स को ये समझाने की जरूरत ही नहीं है, बट जिस बंदे ने भी ये लिखा था कि तुम तो वीडियो इसलिए बना रहे हो क्योंकि तुम्हें अपस्टॉक्स और जीरोधा को प्रमोट करना है, तो सर इतनी ज्यादा रिसर्च क्यों करूंगा वीडियो बनाने में अगर मुझे सिर्फ अपस्टॉक्स जीरोधा को ही प्रमोट करना होता? और आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि मुझे कमीशन मिलेगा इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो? वाह, क्या लॉजिक मार दिया यार आपने। एक और निंजा टेक्निक बताऊं बहुत सारे पैसे छापने के लिए। मेरे लिए चुटकियों का खेल है। मैं जाऊंगा 1 घंटे में इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम दूंगा, पास हो जाऊंगा, एंड यू विल मीट लाइंग एजेंट मनदीप गिल। और सोचो जरा इस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 1.4 मिलियन। आप व्यूज भी देख सकते हो, इतने नहीं आते बट पहले से थोड़े बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं इसका जस्ट उल्टा वीडियो भी बना सकता था, आपको जीवन उमंग और बहुत सारी एंडोमेंट पॉलिसीज प्रमोट करता और ये कहता कि सर आपको ये पॉलिसी खरीदनी है तो यही आपके लिए बेस्ट है, और खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दे रहा हूँ मेरा पर्सनल, आप फोन पे मुझसे बात करिए और मैं आपको सर आज के आज ये पॉलिसी एक्टिवेट करवा दूंगा। और म्यूचुअल फंड वाला एग्जाम देकर मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता था। फिर मैं आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, कुवेरा और ग्रो जैसी एप्स को प्रमोट करने की बजाय अपना नंबर देता, आप मुझे संपर्क करते और मैं आपका म्यूचुअल फंड शुरू करवाता, और मैं ही वो इंसान बनता जो आपके फ्यूचर की सेफ्टी का क्रेडिट लेके जाता। तो सर फर्क तो बहुत है लेबर लॉ एडवाइजर और इंश्योरेंस एजेंट में, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ यू डोंट मेक दैट कंपैरिजन, क्योंकि एक एथिकल है और एक कंप्लीटली अनएथिकल है। तो यस, मैं आपको बार बार एनकरेज करता रहूंगा कि आपका थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, बट सेफली, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको मैं अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए ऑफर है। 300 रुपए में अकाउंट खुलता था, अभी नहीं लग रहा है, टोटली फ्री खुलवा सकते हो। 0 ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरीज, और 30 दिन के लिए तो 0 ब्रोकरेज इवन ऑन इंट्राडे। तो आई थॉट ये Q&A करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि कुछ लोगों को जेन्युइनली कुछ बातें उस वीडियोस में समझ नहीं आई थी। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्रिटिसाइज करना है, तो प्लीज करिए, मैं उन सबका रिप्लाई दूंगा अगर मेरे पास वैलिड आंसर है तो। और लास्ट में जाते जाते बस मैं आपको एक कॉमेंट दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर, एक नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे पुराने 3 वीडियोस पे। खुद एजेंट्स ने कॉमेंट्स में आके लिखा है और ये बातें एडमिट की हैं कि हाँ यार इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, एंड थैंक गॉड मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, या थैंक गॉड मैं ऐसे प्लान्स लोगों को नहीं बेचता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में।